चले जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। हमारे पास इसका सबसे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ना होता है उसका हमें मीनिंग का पता होना चाहिए। जैसे इसका नाम है मोशन, यानी हरकत और फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, जो कि फ्रीली हम किसी स्पेसिफिक प्लेस से खड़े होके हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाते हैं तो वो फ्रीली फॉल होता है, आजादाना मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये एक तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स का होंगे। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो एक कंसेप्ट दिया गया था, जो गैलीलियो एक साइंटिस्ट है, उससे पहले एक कंसेप्ट दिया गया था। वो कंसेप्ट ये था कि जब हम किसी बुलंदी पे यानी कि क्लाइंब अप करके उसके ऊपर चढ़ के किसी यानी कि बुलंदी पे जब हम डिफरेंट मैसेज को फॉल करवाते हैं यानी कि गिराते हैं, तो उनकी जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू या वेलोसिटी की वैल्यू वो कहते हैं कि डिफरेंट होती है। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स जल्दी आ जाते हैं नीचे और कुछ ऑब्जेक्ट्स देर के बाद आती हैं। लेकिन गैलीलियो एक ऐसा साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिया, उनके मैसेज डिफरेंट थे, तो उसने इसके ऊपर, यानी ये पीसा का टावर है, इसके ऊपर उसने क्लाइंब अप किया, यानी कि यहाँ पे बुलंदी पे चढ़ के उसने क्या किया कि डिफरेंट मैसेज को नीचे फॉल करवाया। जब उसने नीचे डिफरेंट मैसेज को फॉल करवाया तो उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी मैसेज थे वो तमाम के तमाम क्या थे कि एक ही एक्सेलरेशन के साथ विद द सेम एक्सेलरेशन वो नीचे फॉल कर रहे थे। इसकी मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ, देन मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके आता हूँ। ये हमारे पास है जी, ये वीडियो ऑन नहीं हो रही। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास लेट से ये हमारे पास साइंटिस्ट है गैलीलियो। इसके पास ये देखें दो मैसेज है, एक स्मॉल मैस है और एक लार्जर मैस है। नजर आ रहा बच्चों? जी सर। ये देखें, इसके पास ये गैलीलियो है साइंटिस्ट, इसके पास देखें राइट हैंड में देखें स्मॉल मैस है, लेफ्ट हैंड में देखें ये लार्जर मैस है। इसने क्या किया, इसने क्लाइंब अप किया कहाँ पे? पीसा मीनार पे, जो कि इटली में है। ये देखें, इसके हाथ में दोनों मैसेज हैं और ये इस वक्त पीसा मीनार के ऊपर क्लाइंब अप कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि यहां से खड़े होके इन दो मैसेज को फॉल करवा दिया, नीचे गिरा दिया। जैसे ही इसने इनको नीचे गिराया, ये जो नेट है थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है वो लोडिंग नहीं हो रही। लेकिन आप फिर भी इस तरह समझ लें कि इसने ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये लोडिंग हो रही है। इसने दोनों मैसेज को फॉल करवाया। देखिए मैसेज दोनों का डिफरेंट था, लेकिन दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे फॉल किया, दोनों ने एक ही टाइम में जमीन को हिट किया। तो जिसका मतलब है कि उसने ये ऑब्जर्व किया, गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम डिफरेंट मैसेज को नीचे फॉल करवाते हैं किसी बुलंदी पे चढ़ के, जिस तरह आप ये देखें, ये पीसा के मीनार के ऊपर चढ़ के ये खड़ा हुआ है और ये अभी दो मैसेज को नीचे गिराएगा। जैसे ही गिराएगा तो दोनों एक ही टाइम में नीचे गिरेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि मैसेज बेशक डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन वो दोनों, ये देखें ये नीचे गिर गया, दोनों मैसेज एक ही टाइम में नीचे गिरे। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड निकाला कि डिफरेंट मैसेज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैसेज दोनों एक ही टाइम में नीचे फॉल करेंगे। ठीक है, अब ये यहां से आपने स्टार्ट करना, यहां से गैलीलियो, ऊपर वाला पैराग्राफ आपने छोड़ देना। Galileo was the first scientist to notice that all the freely falling objects have the same acceleration independent of their masses. वो कह रहा है कि गैलीलियो एक ऐसा पहला साइंसदान था जिसने ये बताया था कि जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो मैसेज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज का मतलब है कि वो मैसेज से आजाद होते हैं और क्या करते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन, तो वो जब गिरते हैं नीचे तो सेम एक्सेलरेशन के साथ गिरते हैं। He dropped various objects of different masses from the leaning tower of Pisa. वो कह रहा है कि हमारे पास जो
उसने डिफरेंट मैसेज को लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि पीसा एक यानी लीनिंग टावर है पीसा का, ये इटली में मौजूद है, तो उसने उस पे डिफरेंट उसके ऊपर क्लाइंब अप करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नीचे फॉल करवाया। He found that all of them reached the ground at the same time. उसने देखा कि तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो थे वो सेम टाइम पे क्या कर रहे थे, फॉल कर रहे थे, नीचे गिर रहे थे। The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration. एक हमने टर्म पढ़ी थी जो कि एक्सेलरेशन पढ़ा था स्टार्ट में इस चैप्टर के, तो वो हमारे पास लीनियर मोशन के लिए था, यानी ऑब्जेक्ट्स अगर एक सीधी लाइन में मूव करते हैं तो उनका एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे मूव करें या नीचे से ऊपर मूव करें तो उनका एक्सेलरेशन यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, जो उसको जमीन की ग्रेविटी जो उसको नीचे खींच रही होती है, इसलिए उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसको किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय जी। जो सिंपल एक्सेलरेशन होता है उसको ए से डिनोट करते थे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते थे। On the surface of Earth, its value is approximately 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि सरफेस ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के ऊपर यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। जी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। For bodies falling down freely, g is positive and is negative for the bodies moving upward. वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट्स नीचे मूव कर रहे हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंके, जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं या किसी बच्चे को जब हम खिला रहे होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं, तो बच्चे को खुशी के साथ हम ऊपर फेंकते हैं, तो जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी जमीन की नीचे एक्ट कर रही होती है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए जब हम ऑपोजिट मूव करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। जब हम उसको मूव अप करेंगे, जब ऊपर फेंकेंगे, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है यानी ऑपोजिट मूवमेंट करवा रहे हैं, तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बच्चे ये वाला हमारा जो चैप्टर था यहाँ तक एंड हो गया। ये वाला जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। क्लियर है? जी सर। सर जी एक दफा दोबारा बता दे। चले जी बच्चे, एक हमारे पास साइंटिस्ट था गैलीलियो। उसने क्या किया कि उसने एक पीसा का जो मीनार था, लीनिंग टावर था, ये इसके ऊपर चढ़ के, इसके ऊपर क्लाइंब अप करके उसने डिफरेंट मैसेज को लिया और मैसेज को लेके उसने नीचे उनको गिराया और उसने देखा कि दोनों एक ही टाइम में नीचे गिर रहे थे। तो दोनों एक टाइम में गिर रहे थे, इसका मतलब है कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम था। और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो या फिर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जो हमारे पास ये अर्थ है ये ऑब्जेक्ट्स को नीचे अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब किसी दरख्त से एप्पल गिरता है या एप्पल, तो वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये कभी आपने नोट नहीं किया? बच्चे मैं आपसे सर क्योंकि जमीन में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वेरी गुड, क्योंकि जमीन ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है और वो जैसे ये जमीन है तो ये आपको नीचे खींचती है। अगर लेट्स सपोज आप किसी छत पे खड़े हुए हो और अनफॉर्चुनेटली आप वहां से गिर जाते हो, तो क्या होता है कि आप नीचे गिरते हो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जब हम ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। समझ आ गया बच्चों? क्लियर है? जी सर। चले जी, अब हम जी सर। चले हम इसके अब एमसीक्यूज को देखते हैं। इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। चले जी, ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं। इसके सबसे पहला एमसीक्यूज जो इसमें दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है कि अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट इज मूव्स इन अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन।
स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लाइन विदाउट Straight रोटेशन या फिर line. कर्व? अब देखें, लाइन विदाउट रोटेशन। नहीं देखिए जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, हमारे पास सर्कुलर मोशन जो होती है वो भी हमारे पास ट्रांसलेटरी होती है, कर्व्ड पाथ में भी ट्रांसलेटरी होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि जिसमें ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन मूव कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये कौन सी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ट्रांसलेटरी ऑब्जेक्ट है। इसकी मैं आपको जो है वो सोल्यूशन में थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें, ये हमारे पास ये फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर है लाइन विदाउट रोटेशन। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दैट्स मीन कि ये देखिए विदाउट रोटेशन मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ना, तो ये विदाउट रोटेशन मूव कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लाइन विदाउट रोटेशन। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होता है उसको हम कौन सी मोशन का नाम देते हैं, उसको हमने ये देखें, इसकी कुछ ये एग्जांपल्स देखें, ये देखें, ये सबसे पहले ये स्पिनिंग टॉप को देखें तो ये क्या है, अपने एक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है। ये फुटबॉल को देखें तो ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो ये वाली मोशन कौन सी होगी, रोटेटरी मोशन। क्या होगी, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। समझ आ गया बच्चों, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, स्पीड भी हमारे पास स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि देखें, ये देखें कि ये हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये ए से बी तक टोटल तो डिस्टेंस है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सेकंड में ये देखूं चैट में। अच्छा बच्चे, इसमें देखें डिस्प्लेसमेंट में देखें तो डिस्प्लेसमेंट में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है, और इसमें देखें तो क्या होता है कि हमारे पास एक तो डायरेक्शन चाहिए होती है और मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका आंसर है अलोंग द पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हाँ जी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि देखें ये हमारे पास एक ग्राफ है तो वो कह रहा है कि अगर कांस्टेंट है तो फिर वो बिल्कुल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस गुजरता जाएगा, उसमें हमारे पास जो है वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं हो रही, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इसका ये राइट आंसर है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा नंबर 5 पे हम, नंबर 5 है अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट। देखें वो कह रहा है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के अलोंग, तो इट मींस कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जिसका मतलब क्या है कि टाइम पास कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इसका आंसर है रेस्ट। इसका क्या आंसर है, एट रेस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये 6 वाला नहीं करना क्योंकि इसमें फिगर आ रही है। सर जी सर, ये जो भी आपने 5 वाला कराया इसका मूविंग है कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा? नहीं बच्चे, देखिए बच्चे बिल्कुल इसकी मैं आपको बताता हूँ कि लेट से ये ग्राफ है, ये ठीक है, ये ग्राफ है, ये लाइन को छोड़ दे, ये ग्राफ है। अब देखिए वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये देखिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि ये टाइम है तो वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि टाइम गुजर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट पे। इसका क्या आंसर है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। समझ आ गया? यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये आगे फिगर वाला नहीं करना, ये भी फिगर वाला आ गया। ये इसके बाद 8 पे आए। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। जब हम डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हमने पढ़ा था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास क्या था, वेलोसिटी था। इफ यू रिमेंबर दैट,
ये देखें हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये नंबर 8 है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? वेलोसिटी। क्या है? समझ आ गया बच्चे? आगे नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। A ball is thrown vertically upwards, its velocity at the highest point। वो कह रहा है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड। वो कह रहा है इसकी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये देखिए लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने फेंका है ऊपर। तो आपने कभी नोट किया जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो बॉल को लेट से, तो ऊपर पहुंच के वो एकदम से रुकती है और रुकने के बाद नीचे आती है। ऐसे होता है ना बच्चों, कभी ऑब्जर्व किया? बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी सर, क्लियर हो गया है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप आगे से? मैं पूछ रहा हूं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो एट हाईएस्ट पॉइंट आपने कभी नोट किया कि वहां पे कुछ देर के लिए वो रुकता है फिर नीचे मूव करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज कट कट के आ रही है। अब सही आ रही है? जी सर, अब ठीक आ रही है। हाँ जी बच्चे, इसमें क्या करना है हमने कि ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाना है। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे थ्रो करते हैं तो वो सम इंस्टेंट यहाँ पे रुकता है और रुकने के बाद नीचे आता है। जब इसका मतलब है कि वो स्टॉप होता है, वो रेस्ट पे आता है, तो यहाँ पे फिर वेलोसिटी उसकी कितनी होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। तो नंबर 9 का आंसर क्या है? 0। नंबर 9 का आंसर है a ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point is 0। नेक्स्ट नंबर 10 है a change in position is called। यानी पोजीशन में तब्दीली जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। यानी कि जितनी हमारे पास पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही होती है वो टोटल हमारा डिस्टेंस होता है। तो इसका आंसर है डी। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल टाइप हमारे पास दो हैं आगे एमसीक्यू। इसमें पहला है a train is moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि एक ट्रेन है वो मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। वो कह रहा है कि इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, यानी जस्ट यूनिट को चेंज करना है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है वो 36 किलोमीटर पर आवर में दी गई है। ये नजर आ रहा है बच्चे? नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। जी सर, आ रहा है। अच्छा देखिए, किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। अब 1 किलो में जो हमारे पास 1000 के इक्वल होता है और एक आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? 36 सेकंड्स होते हैं। अब हमने क्या कर देना, के की जगह 1000 लगा देना है। चूंकि ये पर आवर है, यानी पर आवर का मतलब है कि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो नीचे डिवाइड कर देंगे 3600 को। अब ये 20 के साथ 20 कट जाएगा, 36 के साथ 36 कट जाएगा और ये 10 इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड। समझ आ गया? इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा लास्ट वाला जी, ये 10 वाले का आंसर इधर बताइए का दोबारा। 10 वाले का इसका है डिस्टेंस। लेकिन बच्चे ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चे, लेकिन ये ऐसा एमसीक्यू है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजेबल है कि क्योंकि इसमें जो डिफरेंट किट्स होती है ना जो बोर्ड की तरफ से शो की जाती हैं, कुछ में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कुछ में डिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ में स्पीड दिया हुआ है। फिलहाल आप डिस्टेंस पे टिक कर ले, लेकिन इसको इंशाल्लाह मैं कल तक इसको रिसर्च करके जो फाइनल आपको बता देता हूँ। लेकिन इसको आप फिलहाल डिस्टेंस पे क्लिक कर ले, ठीक है? सर जो हमारे पहले सर थे उन्होंने हमें डिस्प्लेसमेंट करवाया था। वही तो बच्चे मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट किट्स पे इसका आंसर डिफरेंट है। उसके आपने वो एक तो सर से पूछा है, इसके अलावा भी अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसके आंसर डिफरेंट मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहीं से मिलेगा, किसी से डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन इसका जो फाइनल होगा माइट पॉसिबल डिस्टेंस हो, माइट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हो। तो जो होगा ना कल मैं इसका आपको फाइनल बता दूंगा। आई थिंक सो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, आई थिंक सो।
तो अभी फिलहाल इसको आप, हाँ जी, कल मैं इसका आपको फाइनल बता दूंगा, क्योंकि इसका आंसर ऐसा है कि सुनने में ये भी आया कि आंसर इसका कोई और है, लेकिन हमने चलना बोर्ड के अकॉर्डिंग। इसलिए चूंकि हमारे पास जो पोजीशन होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में जब चेंज आ गया तो डेफिनेटली वो भी वेक्टर आएगा, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट होगा इसका राइट आंसर। लेकिन जो सुनने में आया था कि बोर्ड की जो किट है वहां से जो उन्होंने आंसर शीट शो किया उसमें डिस्टेंस लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी हम इसको इंशाल्लाह कल फाइनलाइज करते हैं, कल मैं इसको फाइनल आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट वाला है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जिसने रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया। इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। उसने 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अटेन किया है आफ्टर 20 सेकंड। अब उसकी वेलोसिटी क्या है? 25 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 20 सेकंड। वो कह रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस क्या होगा? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे पास 1 मिनट रह गया, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी चूंकि रेस्ट पे था तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड है, टाइम 20 सेकंड दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, s = vt। v हमारे पास 25 है और t हमारे पास 20 है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 500 मीटर आ गया। तो इसका आंसर क्या है? 500 मीटर। ठीक है बच्चों, आपने ये एमसीक्यू करके आने हैं, ये आपने बिल्कुल इसी तरह लिख के आने हैं। और ये जो आपने नंबर 9 है, सॉरी नंबर 10 है, इसका आंसर आपने नहीं, आंसर पे टिक नहीं लगाना, इसको छोड़ देना। कल मैं चल आपको बता दूंगा, बाकी आपने टिक लगा लेने और कल मुझे काम सेंड कर देना, सब ने सेंड करना है। सर हाँ जी, ये लास्ट वाले का आपने क्या 500 500 लिखवाया ना? हाँ जी। दैट 20 नहीं, एक मिनट। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है? दैट इज 250 25 मल्टीप्लाई 20 करे बच्चे, 500 आ रहा है। यस 500 आ रहा ना? चले जी बच्चे, टाइम ओवर हो गया, कल आपने ये काम कर लेना, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।